इस विषय पर जो चर्चा हुई, ये बात सत्य है कि वहाँ हम लोग न के बराबर हैं। सही बात शेयर करते रहें। देश में 3 स्तंभ होते हैं, चौथा स्तंभ मीडिया होता है, और इन चारों स्तंभों में मनवादी लोग उस पर हावी हैं। उसकी वजह से ही हम लोग आज अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बात अदालत की है तो उसके लिए तो सब दिखाएंगे। इंसाफ जब इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, जब इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल रहा तो फिर कौन अदालत जाएगा। साथियों, जब हम लोगों को कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि ये सरकार जो में हर बार पाकिस्तान, मुस्लिम, अफगानिस्तान, तालिबान इन मुद्दों में फंसाती है। अगर यही स्थिति रही तो ये इस देश में जिस दिन अदालत का सम्मान लोगों के ध्यान से हट गया, उस दिन क्रांति लिखी जाएगी। इस देश में गृहयुद्ध स्टार्ट हो जाएंगे। इस देश की क्या परिस्थिति होगी उसकी कल्पना करना भी बहुत दुखद है। साथियों, एक भाई साहब की चर्चा और की थी, उस पर भी मैं बता दूं, मेरे साथ ये वाकया हुआ है। भाई साहब कह रहे थे कि संघ के लोग एक झूठ को इतनी बार बोलना पसंद करते हैं कि बाद में वो सच लगने लगे। ये सच की बात है। मैंने आरएसएस की ओटीसी की थी प्रथम वर्ष आईटीसी ओटीसी थी, तो उसमें जब हम गए थे तो उसमें एक भौतिक वर्ग लगता है। साथियों, उस भौतिक वर्ग में क्षेत्रीय प्रचारक कहा जाता है, जिसमें कई प्रांत आते हैं। क्षेत्रीय प्रांत मतलब कि क्षेत्र में बनता है, प्रांतों से मिलकर बनता है। उसमें ब्रज प्रांत, मेरठ प्रांत, सारनाथ प्रांत, ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरा उनके प्रांत बोला जाता है उसे। तो उसमें उसके क्षेत्रीय प्रचारक आलोक जी थे। बहुत बड़ा पद होता है, उनके डायरेक्ट बात मुख्यमंत्री लेवल तक होती है। हर व्यक्ति उनकी बात समझता है, सुनता है। वो आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, एक बार 4 मुस्लिम लोग एक हिंदू को मार रहे थे और माननीय हेडगेवार जी, ये पानी बरसेगा नहीं, ये योगी जी की तरह है, ये डराता है, धमकाता है, लेकिन ये कुछ भी कर ले। इस धरने में जब ये प्रारंभ हुआ था तब से शुरुआत से पानी भी बरस रहा है, सब कुछ हो रहा है, हर समस्या आ रही है, लेकिन हमारे कोई विद्यार्थी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। और जब तक ये जंग जीत नहीं लेंगे तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। साथियों, सभी लोग अपनी पन्नी में ले ऊपर कर ले, देखिए बारिश होने लगी, सब अपने जो पन्नी है इसी को ऊपर कर ले। शांति के साथ में व्यवस्थाओं को करें। इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो आलोक जी ने कहा कि 4 मुस्लिम लोग एक हिंदू समाज के लड़के को मार रहे थे, तो हेडगेवार जी 2 मंजिल पे खड़े हुए थे छत पे, तो उन्होंने देखा और फिर 2 मंजिल से कूदे और उन्होंने उन 4 लोगों को मार के भगा दिया। इस तरह उनके अंदर बचपन से ही हिंदुत्व की भावना थी। उसके ठीक 2 दिन बाद अखिल भारतीय लेवल के प्रचारक जी थे, रमेश जी, वो आए, जो बहुत प्रचारक पुराना हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, जिसके क्षमताएं नहीं होती है, जोश नहीं होता है, उसको अखिल भारतीय प्रचारक बना दिया जाता है। दिल्ली खड़े रहते हैं वो कार्यालय में। दिखा दिए फिर वहीं। तो उन्होंने सीआर का शादी हो रहा है गांव में, हम लोग की कहावत है, जब धूप और बारिश साथ हो तो सीआर का शादी हो रहा है। आप भी शादी में शरीक होइए, भागिए मत। मैं सभी अपने नौजवान बेटों से कहूंगा कि जो ये बात बता रहे हैं हम लोग का समर्थन बहुत महत्व की है, कागज सुनो और फिर चिंतन करना कि क्या तुम्हें करना है। तो रमेश बोले कि एक दिन डॉक्टर हेडगेवार जी के भाई जो थे वो 4 मंजिल पे खड़े थे और उन्होंने देखा कि 4 लोग मुस्लिम लोग
एक हिंदू को मार रहे हैं तो 4 मंजिल से कूद के आए, ऐसे कूदे और उन्होंने उन्हें बता दिया। तो ये बात जिनको मैं अपने नेता मानता था अपनी भारतीय जनता पार्टी में, मैंने उन्हें बताई कि जब 2 बड़े लेवल के प्रचारक इस बात पर सहमत नहीं है, उनको यही नहीं पता है इस घटना पर, तो ये कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा कि आप उसका केवल अर्थ समझे कि उनके अंदर कितनी हिम्मत भावना थी, आप स्टोरी पर ना जाएं। तो हमने कहा इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी बातें ये बताई जा रही है वो सब एक स्टोरी बना के कि हाँ आरएसएस और बाकी जितने भी इनके लिए बड़े बड़े नेता बताए जाते हैं, ये सब लोग केवल उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती है ताकि आने वाला जो समय है उसमें ये दिखाया जा सके कि संघ के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो भी साथी हैं उनसे निवेदन ये है कि अपनी टोपी बचा ले ताकि पानी से खराब ना हो, क्योंकि ये कल भी जरूरत पड़ेगी। तो साथियों ये कई चीजें ऐसी हैं, ये वास्तविकता है। संघ से मैं बहुत जुड़ा रहा हूं, लेकिन हमने वहां देखा है कि वो किस तरीके से कैसे लोगों को बरगलाते हैं। अभी विषय हम रख देते हैं, अभी सभी लोग बरसात हो रही तो कहीं कोई जाएगा नहीं, लंबा विषय है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हैं जब तक अगले वक्ता बुलाते हैं तो पूरी। साथियों पूरे संघ से जुड़े लोग जानते होंगे, वहां एक सिस्टम है, आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी 9th क्लास पास करता है तब से उसको फिर आईटीसी ओटीसी विद्या मंदिर छात्र होते हैं, उनको पहले प्यार से प्रचार से ठीक समझाया जाता है कि आईटीसी कर लो ओटीसी कर लो, और उनके पास साधन भी है कि विद्या मंदिर उन्होंने स्कूल बना लिए, उनके पास अपने लोगों को जोड़ने के लिए, मेरा नेता तैयार करने के लिए उनके पास साधन है। तो आप उसमें देखेंगे तो जो कम उम्र का जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं हो पाएगी, समझ नहीं हो पाएगी, उन लोगों को ही नहीं जोड़ते। क्योंकि मैं उम्र से बड़ा था लेकिन मैं जानता था क्योंकि राजस्थान जोड़ा था, बात से बड़ी बड़ी होती थी कि जो संगठन की आईटीसी ओटीसी कर लेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये किया जाएगा। तो साथियों जब मैं गया तो वहां मैंने देखा कि जो अभ्यर्थी जिसकी उम्र मतलब 15 साल 16 साल है, उन लोगों को आईटीसी ओटीसी कराई जाती है। फिर बड़े बड़े जो प्रचारक हैं तो उन लोगों को बड़े बड़े मंत्री विधायकों के साथ बैठलवाते हैं, उनको सपने दिखाते हैं कि आप भी ऐसे बन जाएंगे, आप ऐसे रहेंगे, आप ये जलवा होगा, ये होगा, और उन लोगों को प्रभावित करके पढ़ाई से दूर कर दूसरे को आप शिक्षा से दूर हो जाए, आप ना समझ पाए क्या सही है क्या गलत है। टेट पास करने के बाद में आप देखेंगे जितने भी प्रचारक हैं उनकी उम्र अगर शुरुआती पूछेंगे आपने कब से कॉन्स्टिट्यूशन से संघ में काम करना स्टार्ट किया, तो 17, 18, 19 साल 20 साल होगी। शुरुआत में विद्यार्थी विस्तारक बनाते हैं, उसके बाद प्रचारक और धीरे धीरे से बढ़ाते रहते हैं। जब तक उन्हें इसलिए समझ में आती है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है, क्योंकि शिक्षा से शेयर करते रहिए वीडियो को। काम धंधा भी कोई नहीं सीखा होता है, परिवार में भी भाई बहन जितने भी होते हैं वो लोग भी अपना उस जमीन का बंटवारा कर चुके होते हैं, तो उनको चाहते हुए भी मैंने देखा है, बड़े बड़े प्रचारकों को देखा है, उनको रोते हुए देखा है। उनको जो हमारे समाज के लोग हैं वो सब समझने लगते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ये हो जाती है कि वो सोचते हैं हम वापस जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ काम करते रहते हैं, सम्मान मिलता है, गुस्सा आती है, 4 विधायकों को गाली दे लेते हैं, 5 मंत्रियों को रिया लेते हैं, ठीक इस तरीके से अपनी पीड़ा निकाल लेते हैं, लेकिन वो सब समझते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कह पाते कि हमने जीवन इसमें गुजार दिया, अब हम कहाँ जाए, क्या करें, कौन हमें पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा, इसलिए इसी में सब चलता है। तो बहुत शुरुआत से ही बचपन से ही लोगों को अपनी उसमें ढाल लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति संगठन से आया हुआ होगा वो जीवन में कभी समाज की बात नहीं करेगा, क्यों उसको लगता है कि संगठन ने मुझे आगे बढ़ाया है, समाज के लोगों ने नहीं बढ़ाया। आज स्वतंत्र सिंह, केशव प्रसाद मौर्य हम लोग इस बातें इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो संगठन से आए हुए लोग। स्वतंत्र सिंह जी आज तक एक चुनाव नहीं जीत पाए, उनकी जनता में कितनी छवि है
वो खुद जानते हैं। लेकिन उनको मैं इस मंच के माध्यम से बता दूं, 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में मौर्य समाज के अकेले नेता केशव प्रसाद मौर्य थे। मौर्य समाज के जो था वो माननीय केशव प्रसाद मौर्य की तरफ लग रहा था, जुड़ा हुआ था। इस चीज को देखते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और इसके बाद उनको आगे मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, तो इन्होंने उसको बाद में आकर मुख्यमंत्री बना दिया। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी को बता दूं, समाज आपके पीछे था, इसीलिए आपको प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनाया गया है। जिससे समाज आपके पीछे से हट जाएगा, ये संगठन, ये सरकार भी आपको लात मार देगी। समाज आपके साथ होता है, आपके पीछे होता है, तभी राजनीतिक दल आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके पीछे समाज और आपके लोग नहीं होंगे तो कोई राजनीतिक दल आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, हम आगे बढ़े, तो ऐसा नहीं कि आप अपने ही समाज के लोगों के ऊपर लाठियां चलाएं। मैं आपको अवगत करा दूं, 30 तारीख को जो हम लोगों ने 30 जून को माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का घेराव किया था, घेराव से हम लोग मिलने गए थे कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है उसको लागू किया जाए, तो प्रशासन ने रास्ते में हम लोगों को रोक लिया। लाइव चलाना है क्या? केशव प्रसाद मौर्य जी ने हम लोगों को मिलना ही मुनासिब नहीं समझा। कहीं पे प्रशासन भेज दिया, हम लोग कहीं पे इंतजार करते रहे कि आप आइए, आप आइए, और थोड़ी देर बाद प्रशासन हम लोगों को लाठियां चला दी, जिसमें हमारे भाई राहुल मौर्य जी के लाठी पर उनका सर फूट गया, बाएं चोटें आई। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी ये चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग पिटते रहे, हमारी जाति के लोग पिटते रहे और सपना उनको मुख्यमंत्री बनने का? क्या केशव प्रसाद मौर्य समाज की ऊपर लाठियां चला के, उनको मरवा के, उनकी लाशों पे चढ़ के क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? वो क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको चेहरा बना दे और आप समाज के लोगों को पिटवाते हैं? साथियों, ये समाज सब जागरूक हो चुका है, ये समझ चुका है कि हमारे समाज की असली नेता कौन है। हमारे समाज के असली नेता वो है जो हमारे बीच आकर हमारी पीड़ा सहते हैं। वो समझते हैं कि इस बहन का हाथ कैसे टूटा, इस भाई का सर कैसे टूटा, इस भाई के वीर की हड्डी कैसे टूटी। अब ये आरक्षित वर्ग शांत रहने वाला नहीं है, ये कौन वर्ग है। ये जरूर है कि अभी तक सो रहा था, लेकिन जब इनको अपनी आबादी, अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, उस दिन आपको ये जड़ से उखाड़ फेंकेगा। साथियों, अगले सप्ताह के क्रम में हम अपने बीच लगातार शुरुआत से संघर्ष कर रहे हैं, तो धरने को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। साथ ही अमरेंद्र सिंह बाहुबली से निवेदन करेंगे वो जहां कहीं भी आए और अपनी बात रखें। तो कटप्पा को खोजना पड़ेगा। ये अमरेंद्र जी है, इनको बाहुबली का नाम इनके कार्यों से मिला है। लगातार ये इलाहाबाद में छात्र हितों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और इस भर्ती में भी इसके विद्यार्थी हैं, तो इस भर्ती में भी हम लोगों के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भाई अमरेंद्र बाहुबली। मैं अपने इस नौजवान साथी की बहुत प्रशंसा इस बात के लिए करता हूँ, जिसे अनुभव, खुद का अनुभव बताया, और जो खुद का अनुभव होता है उससे बड़ा कोई चीज सच नहीं होती है। और इन्हीं के समर्थन में मैं सबसे आपसे प्रार्थना करूं, कोई पूरा याद करके बता दे कि जब कोरोना की महामारी फैलाई इन्होंने, मैंने कहा आई नहीं फैलाई, और भय प्रयास किया मारने का, तो जो हजारों लोग मर गए, लाशें जलाने को जगह नहीं थी, दवा नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, एक भी हाफ पेंट वाला कहीं दिखाई दिया हो सेवा करते हुए, पूर्ण बता देना। अब आएंगे ढोंग करने सेवा का, ये ढोंगी है, झूठे हैं, मक्कार हैं, सावधान रहो। और जो लोग कलावा पहने बैठे बहुत भारी यहाँ पर, ये भी गुलामी निशानी है। ये महाराजा बलि से कलावा बांधा था और नाप लिया था पूरा 3.5 टन में पूरा दुनिया। आप भी बन जाते हो, काट डालो अपने अपने पीठ न काटो तो करो गुलामी, काटो तो करो गुलामी।
धन्यवाद अमित भाई, हमारे संघर्ष के साथी हैं और आरएसएस के मतलब कहते हैं रथ, मोटरसाइकिल सब चलाने वाले थे और अपने जिले के प्रभारी भी रह चुके हैं। वो अपनी दर्द पीड़ा यहाँ पे बता रहे हैं। काफी दिन से हम लोग एक तरीके से बोले हैं कि हम गुलामी से थोड़ा आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। ये वास्तविकता है कि इन्हीं जैसे लोग उनको बीट कर पाएंगे, उनसे लड़ाई लड़ पाएंगे। ये वास्तविकता है। जब तक ढोंग और पाखंड और जो सामाजिक न्याय और पिछड़े दलितों का जो अधिकार खाएगा, वो कहीं ना कहीं जब भी आंदोलन शुरू हुआ है पिछड़े दलितों का, तो कहीं ना कहीं कोई न कोई सरकार गई है। इससे पहले की जो सरकार थी वो भी बहुत घमंड था, राजनीति विरासत में मिली थी। तो हमारे मनोज भाई ने आरक्षण का जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन अनवरत कई दिनों किया, तो वो सरकार ठिकाने आई थी। अब ये बाबा नहीं समझ पा रहे, चूंकि इनका राजनीतिक का सिर्फ ढोंग है, बाकी तो इनका मत वाला काम है, तो इनको इतना नहीं समझ है। समझ जाएंगे तो ठीक है, हमारा अधिकार दे देंगे तो ठीक है। नहीं, अब हम तो फैल चुके हैं, ये आवाज पूरे प्रदेश देश में फैल रही है और हमने हर कानों तक पहुंचा दिया है। लेकिन अब जरूरत है, जैसे कि आदरणीय लल्लू भैया ने बोला कि अब इसे घरे घरे तक पहुंचाने की जरूरत है। उसी पे हम लोगों ने शुरुआत भी किया था कि वॉल पेंटिंग का कार्य है, लेकिन ठीक है भैया। तो जैसा ये हमारा संघर्ष चल रहा है, तो हमारे जो ओबीसी भाई, एससी भाई, पिछड़े दलित उसी में आते हैं, वो सभी लोग पूरी तरीके से अब कमर कस लें। लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ही लड़ाई हम लोग लड़े। समाज की कोई भी लड़ाई हो, समाज पे जो भी कुठाराघात करे, आरक्षण पे कुठाराघात करे, उसे आपको जवाब देना होगा। अगर जवाबदेही हमारी आपकी नहीं है, सरकार की ये जवाबदेही नहीं है कि हमको क्यों नहीं आरक्षण दे रहे हैं, तो हमको आपको ये बताना होगा। जैसे हम लोग 70 दिन, ये हमारी बहनों का हाथ टूट गया संघर्ष करते करते, इनके सर पे लाठी मारी गई, इनके कपड़े फाड़ दिए गए और तमाम भाइयों के सर फोड़ दिए गए। तो ये सरकार बता रही कि हमारा चरित्र कैसा है। हम युवाओं के विरोधी हैं, नौजवानों के विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं। तो बाबा बताएं इनको वोट कौन दिया था, परसेंटेज किसका अधिक है। अकेले ओबीसी पर इनको ठेंगा दिखा देना तो बाबा मथे लायक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वहां भी दान दक्षिणा हम ही लोग देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाबा ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर ओबीसी जाग गया, जातिगत जनगणना हो गई, तो बाबा मंदिरों में रहने लायक नहीं है। वहां भी जैसे देख रहे हैं तमिलनाडु में पुजारी बन रहे हैं आप पिछड़े दलित, वैसे यहाँ भी मंदिरों में हो जाएंगे। नहीं होंगे तो उखाड़ फेंक के नेपाल भगा देंगे इन लोगों को। ये अगर नेपाल को नेपाल भगा सकते हैं तो पहले की क्या गलती थी? सोचिए, बाइक से भागा था वो। बाबा पेट्रोल महंगा कर, इनको पैदल ही भागना पड़ेगा। इतनी व्यवस्था ये नहीं कर पाएंगे कि इनके पास चलने का भी साधन हो, क्योंकि इनका चरित्र जिस तरीके का है, शासन सत्ता चलाने लायक नहीं है। जरूरत है कि जो ये इस समय मूवमेंट चल रहा है जाति जनगणना का, पिछड़े दलितों को जगाने का, उसमें आप सभी की भागीदारी है। नौकरी बस का सवाल नहीं है, ये आत्मसम्मान का सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है, सम्मान का सवाल है। इसके लिए सबको जागना होगा। और लड़ाई 69,000 ये सिर्फ हम लोग बताने के लिए यहाँ लड़ रहे हैं कि पिछड़े दलित इतने कमजोर नहीं हैं कि बाबा जी आप मठों से और 5 कालीदास मार्ग में बैठकर हमको बताएंगे कि तुम्हारा अधिकार छीन लेंगे और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हम बाबा जी को कहना चाहते हैं कि बाबा जी अपने शिक्षा मंत्री को कह दें कि अगर वो अपना पर्चा झांकी लिटवा से कर पाए तो हम जो कहेंगे वो भूल जाएंगे, हम लोग अपना मुंह कलम करवा लेंगे। नौजवान पूरा इतना विधानसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगा। इनका जो झूठ, पाखंड, मक्कारी जो फैला रहे हैं, हमें आपस में लड़ा रहे हैं, उस चीज को अब हमको उजागर करने की जरूरत है। और
और लड़ाते किससे हैं हम लोगों को? इनका जो पावर है, सिस्टम है, हमारे ही लोग हैं। पुलिस प्रशासन में भेजते हैं, ऊपर बैठे हैं इनके जो सत्ताधारी के गुलाम लोग हैं, जो सत्ताधारी की पकवान खाते हैं, वो लोग ऊपर आर्डर देने के लिए बैठे हैं। और हमारे पीएससी के जवान, पुलिस के जवान, जो हमारे वास्तविक में अपने लोग हैं, उनसे हमें लाठी मरवाते हैं। अगर इनके पास दम है, हमारे आंदोलन को रोक सकते हैं, तो आ जाइए। जितने लोग हैं, ये हमारे लोगों से लाठी मरवाना बंद करें, अपने लोगों को भेजे। तो हम दिखाएंगे दो दो हाथ करके कि पिछले दलते का अधिकार कैसे आप छीन लेते हैं। अभी तक हम यहाँ शांतिपूर्वक बता रहे थे, अपने लोगों को जगा रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जग गए, कुछ ही % जग गए हैं। लेकिन अब अगर ये जग गए हैं तो नीचे वालों को जगा देंगे। जो छानने वाली मतलब ज्ञान विधि होती है कि ऊपर वालों को आप जगा दो, नीचे वाले खुदे जाग जाएंगे, तो वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। अभी तो ऊपर ऊपर तक जगा दिए हैं, हम नीचे वालों को जागने का स्वयं जरूरत है, और जाग जाए। जो लोग सोशल मीडिया से और ये चीजों जान है कि ये सिर्फ भर्ती का मामला नहीं है भाई, अब तो हमारे सम्मान का है, हमारे स्वाभिमान का है। अब क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप लोग? बताइए, जनसंख्या हमारी पिछड़े दलितों की 85% है, बस 5% लोग हैं, वो भी कई कई स्टेट में 1 ही 2% हैं, लेकिन पूरा लाभ ले रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? हम लोग आप लोग जाग नहीं रहे ना, अलग अलग पार्टियों में बटे हैं, और नहीं बट रहे हैं तो बांट दे रहे हैं, लोगों को मंत्री पद दे के खुश कर दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। समाज इतना जाग गया है, क्योंकि मोदी ने ही बताया कि आप डिजिटलाइज हो जाएंगे, डिजिटल और सोशल मीडिया का यूज करिए। तो अब इनकी है जो गोदी मीडिया, उनकी हमें जरूरत नहीं। हम तो यहीं से पूरे देश को दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने कल 10 मिनट में, परसों 10 मिनट में टुडे ट्रेन करा दिया। हम बताएंगे कि यहाँ बैठे हैं चार दीवारी में, और आपको जागना होगा। और जिस ढोंग और पाखंड को करके ये लोग सरकार में आएंगे, उसी ढोंग और पाखंड को करके इनको सरकार से भगाएंगे हम लोग। मोदी जी इससे खुश होते थे और इसी सरकार में आ गए कि जब नौजवान उनके सामने फ्लैश लाइट जला के मोदी 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 करता था, तो मोदी सोचे कि अरे हम तो ये पूरे देश के शक्ति हो गए, और हो गए। क्योंकि नौजवान साथ थे, उनके बेरोजगार साथ थे। जो गुजरात का ढोंग वाला मॉडल उन्होंने दिखा के पूरे देश को लूट लिया। हाँ, यही मॉडल, तो वही मॉडल है ना कि सोशल मीडिया के बारे में बता दिया कि यही सोशल मीडिया से हम जैसे तमाम मीडिया वालों को हैक कर लिए हैं। अब भाई जो दिखाएंगे लगातार, तो लोग सक्षम हैं, वो घर में बैठ के टीवी देखते हैं, टीवी पे लगातार उन्हीं का ऐड आ रहा है। एक तो कहानी आई, फिर वो ऐड आ रहा है। सोशल मीडिया फोन के लिए खोलिए, उनके कार्यकर्ता कम है, नौकरी दे दे के उन लोग पार्टी में रखे हैं कि सोशल मीडिया पर वही चलाएंगे। अमित शाह जी ऐसे हैं कि एक बार मैसेज करते हैं, वो करोड़ों में भेजता है। उन्होंने काम किया इस पे कि हम देश को राज कैसे करेंगे। जमाना सोशल मीडिया, एक कदम आगे बढ़ के काम किया। अब वही आप करिए कि लोगों को सोशल मीडिया पे जोड़िए, फेसबुक पे जोड़िए, सबके पास है। हमारे हिसाब से दीवार तो कम देखते हैं लोग, अगल बगल कम देखते हैं, लेकिन फोन जरूर देखेंगे। आप ऐसी सुविधा कीजिए कि हर एक लड़का 500 लोगों को मैसेज भेज पाए। व्हाट्सएप मत दीजिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, दिन में 200 का फ्री मिलता है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग, शिक्षक लोग, ये लड़ लेते और लोगों से तो ठीक था। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक लोग हैं। अब हम लोग हर वो ट्रेजेडी यहाँ 70 दिन खुले नहीं छीले हैं। हम लोगों ने प्लान बनाया है, चीजों को उस पर ले जाएंगे। हम भी दिखाएंगे कि नहीं क्या कर सकते हैं आपके लिए। हमको कोई इनके सत्ता और शासन से कोई डर नहीं है, और सत्ता शासन का हम लोग कोई लोग हम लोग को भाई मास्टर ही बना दे, यही बहुत है। तो हमारा कौन सा ईडी जांच करा लेंगे, कौन सी वो कराने की हम डरे? कह रहे हैं जो लोग एसी में बैठ के राजनीति कर रहे हैं वो लोग डरे, उनकी राजनीति खतरे में है। हमारा कुछ नहीं, हमारे आगे पीछे कुछ नहीं है, हमारे पाने के लिए सब कुछ है। हाँ, ऐसा हमारे आगे पीछे, लेकिन वो मैं कहना चाह रहा था कि हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा देश पड़ा। इस सिद्धांत पे काम करिए, ये भूल जाइए। क्या नहीं यार, हम लोग तो 4 लोग अगर यही सोचे होते पहले दिन लाठी खाए थे, 1-2 दिन बैठते, हवा पानी लेते चले जाते। लेकिन हम लोगों ने सोचा
कि आरक्षण ऐसी है कि जो पिछड़े दलितों को अधिकार, और जो सब लोग साथ में बैठ ले रहे हैं ना, आज हो सकता है वो ना बैठ पाते। बाबा साहब अगर हम लोगों को न दिलवाए होते, मंडल कमीशन से हम लोगों को आरक्षण न मिला होता, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बैठ भी न पाते, और बात करने का तो छोड़िए, यहाँ खड़े ना हो पाते। अब तक वहीं से गोली चल रही होती है, कैसे बात कर रहे हो तुम लोग। तो ये जो लोग हमारे भाई सिपाही हैं, ये सब नौकरी पा गए हैं, इसी का कारण है। सुनते रहते बेचारे, जानते रहते हैं कि नहीं ठीक है, ये हमारे अपने लोग हैं। और जब हम लोग नौकरी में नहीं होते, सिस्टम में नहीं होते, तो कहीं ना कहीं अभी यहीं से उठा के जबरदस्ती ले आते हैं। कितने लोग देखते हैं, कोई नहीं देखता, और कहीं ना कहीं हम लोग शांत होकर बैठ जाते। तो ये अब सिस्टम से लड़ने के लिए, सिस्टम के साथ का जरूरत, जैसे कि लल्लू भैया और सभी लोग जो साथ में हमारे, ये लगातार हम लोगों को गाइड करते रहे किस तरीके से, और जो जो कहे हैं जिस तरीके से, ये जो हम लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों के आदर्श और सब लोग जो इस संघर्ष के साथी हैं, उनकी वजह से हम लोग आज बैठे हैं। देख के जैसे भैया लोग लड़ते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि नेता बहुत लोग, ये मैं कोई जादूगारिता नहीं कर रहा हूँ भैया, और आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया का मैं बता रहा हूँ। भैया से हम लोग आदर्श मानते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वो संघर्ष करते। वो चाहते कि ऐसी बैठे, अच्छा पद मिल गया है, अच्छा सिस्टम है, विधायक भी बन गए, ठीक है, लेकिन लड़ते हैं रोज, छीना झपटी रोज, हाँ जेल जाना, तो ये करना पड़ेगा लोगों को। इसलिए लोग को जगाना पड़ेगा आप लोग की, जागिए और सब लोग अपने अधिकारों को लड़िए। अरे वो जान जाएंगे कि अभी हम सब लोग जाग गए हैं, बंद हो जाएंगे, क्योंकि संख्या उनकी कम है ना, हमारी संख्या अधिक है। अपने लोगों को जगा लीजिए, और वैसे कोई नहीं जाए, जानते सब हैं, बस चाहते हैं कि हम न लड़े, हमारे पड़ोसी का लड़का लड़े। ये वास्तविकता है, फैक्ट है। चाहते सब हैं कि हमारा अधिकार मिले, हमको नौकरी मिले, लेकिन बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे, ये लोगों को बताना है। तो लोगों को एक एक लोग निकलिए, जिलो वाइज से निकलिए, हर जगह से निकलिए, और बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम करिए। ये राक्षस रूपी जो दिल्ली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पिछड़ों, दलितों और जो नौकरी, युवाओं, बेरोजगारों, शिक्षा मंत्री का रोज बयान सुनते हैं, इनसे पूछा खुद जाता है, पता खुद देते हैं, नई शिक्षक भर्ती नहीं देंगे, आरक्षण पे उनका सांप सूंघ गया, इतना मैंने उनको सुना दिया है। हर वीडियो उनको टैग करके मैं देता हूं, अगर उनको आंसर लगा होता तो आज जेल डलवा दिए होते, हमारे ऊपर जांच बैठा देते और तमाम कुछ। लेकिन कैसे करेंगे, जान रहे ना कि और मुद्दा दूर तक पहुंच जाएगा। अब इतना भी पिछड़ा हम लोग नहीं रह गए हैं। आवाज तो उठी जाती है, भले कुछ समय के लिए उठे, लेकिन उठ जाती है, क्योंकि संख्या हमारी अधिक है। मैं बार बार वही बताना चाहता हूँ, संख्या हमारी अधिक। एक दिन खुद से मतलब कुछ परसेंट लोग बोलते ना, तब भी इनका कान पर्दा फट जाएगा। तो वही जरूरत है, कुछ लोगों को जगा देना है, सब जाग जाएंगे, राइट टाइम हो जाएंगे। अब समय है कि सब लोग एक तरीके से एकजुट होके, पार्टियों से अलग होके, सिस्टम से अलग होके, अब बस यह है कि इस आंदोलन को किस तरीके से सफल किया जाए, उस पर कार्य करना होगा। कि अगर यह आंदोलन सफल हो गया, यह आंदोलन सफल होने का कई सारे कारण है कि अगर ये आंदोलन सफल हो गया तो ये लोग कभी भी पिछड़ों का अधिकार, दलितों का अधिकार छीनने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि जब अगर हम लोग एक भीख मांगते ना ज्यादा, तो उनके नेताओं की गुलामी करते, उनके पैर पकड़ते, तो मान अगर ये लोग अपना सिस्टम बनाना चाहते तो दे भी देते, तब वो मजा नहीं आता, हमारा समाज न जागता। कई बार उन लोगों ने बताया कि आज आओ कुछ लोगों को दे के तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, यही करके हमारे कुछ लोगों को मंत्री बना के तो हमारे समाज को गुलाम बनाएंगे। वही नहीं करना था हम लोगों को, ये फैक्ट है, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इनके अधिकारी हम लोगों से बाकायदा कहे कि 2 4 6 लोग हो, बताओ नौकरी ले लो। मैंने तो उनको बहुत जवाब भी नहीं दिया, उससे चले आए कि भाई इस लेवल के गिरे हम लोग नहीं हैं, जाग गए हैं। अगर 40 42 70 75 दिन हम लोग बैठ गए तो ऐसे 2 4 6 महीने बैठेंगे, नौकरी भले न पाए लेकिन समाज की जगा लेंगे, फिर कोई वैकेंसी आएगी और फिर या दूसरी कोई सरकार आएगी तो हमारा अधिकार नहीं छिप पाएगा। इतना तो मैं काम करा दूंगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो अपने हक अधिकार के लिए आप लोग लड़ेंगे ना? एक बार बोलिए आवाज तो, आवाज
चुनावी निकले और मैंने अभी जो इसके पैरवी कर रहे मुकदमों की उनको मैंने कहा है कि जो वकीलों की दे दी वो दे दिया, मत देना, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। और दूसरा ये आदरणीय, मैं बहुत प्रभावित दूंगा, नेताओं से कम होता हूँ और बाबा बहुत ही खिलाफ ये मेरी जेब में नहीं निकला अभी, क्या बेटा निकाल कितनी मेरी जेब में 500 नोट है, उन्हें 4 निकले, ये पुलिस भी मेरे पास है और देंगे। इन बच्चों को मैं दे रहा हूँ सहयोग के लिए, तो जो बच्चा मुझे एक बात। दूसरी बात, आपको भी प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे लगे कि वाकई में जननेता है आप मेरे को ध्यान नंदू जी ध्यान देंगे, कोई भी बड़े मुकदमा आपके खिलाफ लगे मैं लड़ूंगा आपका बयान। आप संघर्ष करते हैं, आप भी संघर्ष करें, क्या जितने हो आप अपने खर्चा नहीं मांगेंगे, फीस छोड़ो, खर्चा नहीं मांगेंगे, अपने क्लास जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप क्या कहो समझे, मैं 100 नहीं हो सकता, आपके वकीलों से मैं कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा कोर्ट पे, जहाँ प्रॉब्लम लीगल की होगी। मैं वैसे तो विज्ञानी नहीं, समुद्र के भरे में कुछ पर ज्ञान है, लेकिन हाँ जहाँ किसी क्रिमिनल मुद्दे की बात कलम पर करता था आई हो सकती। तो ये बात हो गई। ये लोग बड़े होशियार हैं, हमारे दोनों भाई बता रहे थे कैसे काम करते हैं। एक होशियारी मैं बताऊं, ये देखते हैं कि कितने अभी लोग पागल हमारे साथ हैं, कितना शौर आ गया। उन्होंने कहा कि रात को 9 बजे 9 तारीख को ब्लैकआउट कर दो, मोमबत्ती जलाई जाएंगे, कितनी जलाई लगा, अरे पागल बहुत हमारे साथ अभी को कोरोना भागेगा। उन्हें थाली बजाओ, बेला तो बजाओ, घंटी बजाओ, क्या होता है बेला बजाओ, लोगों ने बड़ी जोर से बजाया, फिल्म स्टार से लेकर के नीचे तक लगा रहे पागलों की मूवी है बहुत अच्छी, अभी हम आप राज्य बहुत करेंगे। इनका भ्रम निकाल दो, हम पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, कोरोना इलाज से भागेगा, तुम्हारी सारी नहीं भागेगा। ऐसे ये लोग देखते हैं। आप बताइए, सब लोग बताइए, जो फालतू कुत्ते होते हैं उन गले पट्टा बांधने नहीं बना जाता है, सब लोग पहचान लेते हैं ये फालतू है क्योंकि पट्टा बंधा हुआ है, ये गली मोहल्ले का नहीं है। ये नीचे ऐसे ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ऊंच नीच वाली व्यवस्था देखती है कि गले में कितने पट्टे बंधा हुआ है, हमारे गले में नहीं, पट्टे हाथ में होते हैं, ये पट्टे हैं, ये जो लोगों ने चोटी फेंकती है, ये पहचान कराते हैं उन लोगों को तो नहीं ये गुलाम बन सकता है, ये मेरी बातों में आ सकता है, ये धर्म के लोग पागल अभी है काफी कुछ, ये पागलपन छोड़ो, लड़ाई लड़ो रोजगार की और शिक्षा की, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, गुलामी करनी पड़ेगा। फिर आपकी मर्जी, और पहन लो गले और पहन लो, जिन्होंने उतारे हैं उनके तारीफ हो जाएगी। धन्यवाद राज बहादुर जी। साथियों, मैं 6 को रहूंगा, जब बुलाऊं तब आऊंगा, कुछ आधे सा काम और करूंगा। धन्यवाद। साथियों, बिल्कुल सही बात कही है, ये जो सरकार बनी है इसकी प्लानिंग बहुत पहले से थी कि कैसे हम सत्ता में आए, किस तरीके से बहुमत में आए, और उसके बाद हम कैसे अपनी विचारधारा लोगों पर थोपे। और ये आप लोगों को बता दूं, ये सरकार इसकी जो प्लानिंग है, इसकी प्लानिंग ये है कि कैसे, आपने देखा होगा लगातार पूर्व की सरकारों से आरोप लगाए गए, जो पूर्व की सरकार थी कांग्रेस, उससे कहा जाता था वहां एक मनमोहन जी बैठे हुए हैं जो बोलते नहीं है, उनकी सरकार और लोग चलाते हैं। कांग्रेस में तो एक मनमोहन था, साथियों बता दें, मोदी जी ने तो 29 से 29 राज्यों में मनमोहन खड़े कर दिए, पूरी पार्टी में मनमोहन खड़े कर दिए, जो कोई भी मोदी जी के एक कदम फैसले के खिलाफ बोल नहीं सकता। और आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में अपना एक व्यक्ति स्थापित करने के लिए आज 50 मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे। तो अरविंद कुमार शर्मा, उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया संगठन के लिए, देश के लिए, एक सामाजिक लड़ाई के लिए, जिसके लिए 2 साल पहले में सेशन निवेश करके उन्हें एमएलसी बना दिया गया, प्रदेश
उपाध्यक्ष बना दिया गया। आज उनको मंत्रिमंडल विस्तार करने के लिए 50 मीटिंगें होती है, लेकिन उनको कैसे हम मुख्यमंत्री बनाए, कैसे उनको आगे बढ़ाए, केवल इसके लिए क्यों? वो मनमोहन बने हुए हैं, वो मोदी जी के मनमोहन। वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी प्रदेश पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर तक, उन सारे प्रदेशों के लिए मुखिया हो तो मोदी के लोग हो, मोदी के आदमी हो। साथियों, विधानसभा में जब हमारे लोगों ने हमारा मुद्दा उठाया, विपक्ष के लोगों ने हमारा मुद्दा उठाया, तो मंत्री ने सीधा आरोप लगाया कि ये विपक्ष के लोग हैं, ये समाजवादी के लोग हैं, ये समाजवादी सरकार 200-500 लोग भेजकर हमारे यहाँ धरने कराती है। मैं उन्हें बता दूं, मैं आपके ही बीच का आदमी हूँ, आपके संगठन का ही आदमी हूँ, और तुम ये बात कहते हो तो उनके लिए मैं कह दूं 4 शब्द हैं कि तुम भी हमें सताओगे तो हमारा क्या होगा, तुम भी हमारा दिल दुखाओगे तो हमारा क्या होगा, और ये जो हर महफिल में हमें बदनाम करते फिरते हो, अगर हम भी तुम्हारा सच बताने को पर आए तो तुम्हारा क्या होगा। साथियों, सप्ताह के अगले क्रम में हम अपने बीच अपने साथी भास्कर यादव जी से निवेदन करेंगे कि जहां कहीं भी लोग आए और अपनी आगे की बात रखें। भाई भास्कर यादव जहां कहीं भी लोग आए अपनी बात रखें। वो लगता है कि कहीं गए हुए हैं, कोई बात नहीं। अगले कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए हमारे नेतृत्व कर रहे साथी सुशील कश्यप जी से निवेदन है कि वो आए और हम लोगों के भी संबंध स्थापित करें, बताएं कि लगातार ये संघर्ष कैसे हम लोगों ने किया, क्या पीड़ाएं हुई, और कब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, कैसे संघर्ष करते रहेंगे। सबसे पहले जो उपस्थित हमारे संगठन के साथी और समर्थन दे रहे हैं, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 1.5 वर्षों की यातनाएं झेलते हुए ये संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें पहले दिन से हमारे संघर्ष को अगर किसी ने उठाया है तो प्राथमिकता के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय कुमार लल्लू भैया और मनोज जी ने पहले दिन से हमारे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, इसलिए हम इनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। हम और हमारे कुछ साथी पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने इसको भी पुरजोर विरोध कर रहे थे, उन दौरान हम विजय भाई भास्कर जी कुछ चंद लोग ही हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसी दौरान गिरफ्तारी लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी भी यहाँ आए और उस दिन हमारे साथियों का हौसला अफजाई किया और उसी दिन इन्होंने संकल्प किया कि हम आपकी लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक भी लड़ेंगे, और इस बात को हम लोगों ने सदन में प्रमुखता से आवाज उठाते हुए भैया जी को देखा, मनोज जी को मैंने देखा। हम अपने ओबीसी एससी समाज के ऐसे नेताओं से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज